हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे समान अध्ययन श्रृंखला भाग 52 के बारे में। और इस जो श्रृंखला का आप लोग आनंद लीजिए और अपने नोट्स को बनाते रहिए जी श्रृंखलाओं से, क्योंकि इस जी श्रृंखलाओं के जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं, जितने भी व्याख्याएँ की जाती हैं, वो आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। और आप जानते हैं कि जो परीक्षाएं ली जाती हैं उन हर एक प्रश्न को पूछने का तरीका हज़ारों होते हैं, तो उन सभी प्रश्नों के इर्द गिर्द से ही प्रश्न आप लोगों से बन जाते हैं। और अभी आप देखेंगे कि 28-29 अक्टूबर को पेट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें बहुत सारे प्रश्न जो हैं हम लोगों के जीएस श्रृंखला से फंसे हुए हैं। और आप जो रेगुलर बने वो निश्चित ही जीएस श्रृंखला से बहुत सारे प्रश्न देखे होंगे और वो अच्छे खासे जीएस के प्रश्न भी सॉल्व करके आए होंगे। ठीक है। तो जो लोग दिए हैं उन लोगों का भाग्य हमेशा साथ दे और आप लोग अच्छे नंबर से पास हों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं समान अध्ययन श्रृंखला भाग 52 के बारे में। ठीक है। आपका पहला प्रश्न है कि भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। ठीक है। उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहा है। इस तरह के प्रश्न जो हैं आप देखेंगे, इस तरह का प्रश्न जो है अब यूपी ट्रिपल एस पेट में पूछा था। शायद कौन से शिफ्ट में पूछा था, 28 को 29 तारीख वाले शिफ्ट में यह इस तरह से प्रश्न पूछा था। तो आप देखेंगे कि उसमें एक स्थापना के बारे में पूछा था कि उद्घाटन के बारे में पूछा था। उसमें थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दिए हैं, क्योंकि इस तरह का प्रश्न उसमें हम एक बार देखे हैं, इस बार का देखें तो आप लोग इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहे होंगे। तो आप लोग यहाँ पर डाउट क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई। ठीक है। तो अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है, 124 अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार आप देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय के गठन की बात की गई है। यहाँ पर किसकी बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट की गठन की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात है। ठीक है। स्थापना की बात नहीं है, यहाँ पर गठन की बात है। ठीक है। गठन की बात की गई है। आप लोग कभी पूछ रहे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद में है, तो ऐसा प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है। ऐसे प्रश्न नहीं बनते। अगर ये कहे कि उच्चतम न्यायालय के गठन की बात भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में की गई है, तो वो अनुच्छेद 124 है। ठीक है। संविधान गठन की बात की गई है। ठीक है। इस तरह से। और कब हुआ है इसका स्थापना, और इसी गठन के आधार पर 124 के अनुसार आप देखेंगे कि 26 जनवरी 1950। ठीक है। 26 जनवरी 1950 1950 को स्थापना हुआ। ठीक है। स्थापना हुआ। फिर उसके बाद 28 जनवरी 1950 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन हुआ। ठीक है। इस तरह से प्रश्न बनते हैं कि दो डेट है, यानी कि स्थापना के बारे में पूछे तो 26 जनवरी मारिए, अगर उद्घाटन पूछे तो 28 जनवरी 1950 मारिए। ठीक है। तो ये इस तरह से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि दोनों ऑप्शन दिए हैं, 26 और 28 दोनों दिए हैं, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आज आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। और यहाँ पर इस तरह से प्रश्न पूछा गया है यूपी ट्रिपल एस से पेट में। ठीक है। और जो लोग वहाँ पर देखकर आप लोग अपने सही कर लीजिए कि क्या पूछा गया है और कौन सा ऑप्शन सही होता होगा। तो आप लोग यहाँ पर ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते चलिए। और आप देखेंगे कि इस जी श्रृंखलाओं का हम लोगों ने जो केंद्रीय एग्जाम्स बनाए हैं, जो केंद्र है इसका, आपका यूपीपीएससी का RO है, यूपी RO का एग्ज़ाम्स 4 फरवरी 2024 को है, उसको केंद्र में हम लोग लेकर चल रहे हैं और उसके आधार पर सारे प्रश्नों का निर्माण किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है। ठीक है। किस में निहित है, भारत का राष्ट्रपति में, या भारतीय संसद में, भारत का प्रधान न्यायाधीश में, विधि आयोग में। प्रधान न्यायाधीश का यानी कि सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो न्यायाधीशों की संख्या में जो वृद्धि करने का अधिकार है वो आपका भारतीय संसद में है।
और जो नियुक्ति करने का अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति में है। ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना, जैसे कि 33 है तो उसको 35 कर देना, वो किस में है? भारतीय संसद में। और उन न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। ठीक, ये दो चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। और कौन सा अधिनियम है, चलिए हम लिख ही देते हैं यहाँ पर। ये सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर ये इस बात का ध्यान दीजिएगा, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, संख्या में वृद्धि। अब तो किसका अधिकार है? संसद का है। ठीक है, फिर उसके बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? ये राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, ये दो चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और जो दूसरी बात है, कौन सा अधिनियम कौन सा काम करता है इसमें? अधिनियम। ठीक है, अधिनियम कौन सा है? अब देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम। ठीक है, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम। न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम। कौन सा है? 1956 का है। ठीक है, यह अधिनियम जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का है। और आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश को लेकर। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश को लेकर वर्तमान समय में जो भारत का उच्चतम न्यायालय उसमें कुल कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, ये बातें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या टेलीग्राम चैनल जुड़कर वहाँ पर आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना जरूरी है? ठीक है, तो इस तरह का कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। मान चलिए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड भी प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट भी प्रश्न बनते हैं। मैंने इतने 3 लाइन का प्रश्न बनाया है कि यहाँ पर आप लोग उसको पढ़िए और पढ़कर ध्यान से आंसर दीजिए। यहाँ पर अधिवक्ता की बात की जा रही है कि इस उच्च न्यायालय में कितने समय तक अधिवक्ता रहना चाहिए, कितने वर्ष तक। तो अधिवक्ता और जो न्यायाधीश के बारे में बात किया जाएगा, अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना जरूरी है या अधिवक्ता होना जरूरी है, दोनों के बारे में पूछा जाता है। और यहाँ पर आपका 10 वर्ष है, ये अब 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना चाहिए, 10 वर्ष तक। ठीक है, तो कौन सा वहाँ पर देखिए कि कौन सा अधिनियम, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है आपका 124(3). 124(3) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यताएं दी गई और उसमें दिया गया है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 साल तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए और कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता पर होना चाहिए। फिर उसके बाद वो राष्ट्रपति की राय में विधि पारंगत होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यताएं हैं। और ये सारी बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी योग्यताएं हैं, कि वो नागरिक हो, फिर हाई कोर्ट में वहाँ पर 5 साल तक का न्यायाधीश हो, हाई कोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता के रूप में, एडवोकेट के रूप में हो, और फिर वो राष्ट्रपति के राय में विधि पारंगत होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। फॉसिल का अर्थ होता है जीवाश्म। ठीक है, आप यहाँ पर फॉसिल नहीं भी लिखेंगे तो वो भी चल जाएगा। हमने दोनों नाम लिख दिए हैं तो आप लोगों को इस तरह से हम ऑब्लिक भी कर सकते हैं कि फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान या फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? वो है आपका मध्य प्रदेश में अवस्थित है। हम इन चारों राज्यों से एक एक राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात कर लेते हैं और उनके स्थापना वर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि मध्य प्रदेश से प्रारंभ करते हैं।
मध्य। और हर एक राज्य में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, हम एक एक के बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कब स्थापना हुआ था? आप देखेंगे कि 1968 में, 1968 में बना था। फिर इसके बाद तमिलनाडु की अगर बात करें, तमिलनाडु में जो राष्ट्रीय उद्यान है, देखेंगे कि मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना हुआ था 1990 में। अब लोग एक एक करके नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, फिर उसके बाद कर्नाटक की अगर हम बात करें, कर्नाटक में आप देखेंगे कि बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, बनेरघट्टा, घट्टा बोलिए, ठीक है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना हुआ था देखेंगे कि 1974 ईस्वी में। और फिर इसके बाद महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, और इसमें संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में बहुत बार पूछा भी जा चुका है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यह हुआ था आपका स्थापना 1983 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में। तो ये 4 आप लोगों के राष्ट्रीय उद्यान हो गए। आप लोग इन चारों से नोट्स बनाते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। आप लोग नोट्स बनाइए, बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए जो आप लोगों को प्रत्येक एग्ज़ाम में मदद करे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अचानकमार भारतीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, भारतीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अवस्थित है, कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ है, मेघालय है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है। अचानकमार आप लोगों का छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। ठीक है, इस तरह से। और जो चीज़ें हैं आप देखिए कि पहले हम लिख देते हैं कि कौन कौन से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अचानकमार, अचानकमार। और ये जो भारतीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल हुआ? 2012 में। ठीक है, यूनेस्को के, ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं यूनेस्को, यूनेस्को में शामिल। ठीक है, यूनेस्को में, ठीक है, 2012 में गया। और मेघालय में नोकरेक है। कौन सा है? मेघालय में नोकरेक, नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और यह कब शामिल हुआ था यूनेस्को में? 2009 में। यहाँ पर हम इस तरह से लिख देते हैं, कर देते हैं तो आप लोग समझ जाएंगे। फिर उड़ीसा में अगर हम बात करें, उड़ीसा, उड़ीसा में कौन सा है आप लोग बताइए? उड़ीसा में सिमलीपाल, उड़ीसा में सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यह कब शामिल हुआ था? यह भी 2009 में ही शामिल किया गया। ठीक है, यूनेस्को में। फिर उसके बाद तमिलनाडु में अगर हम बात करें, तमिलनाडु, तमिलनाडु और केरल, केरल में अगस्त्या मलाई, अगस्त्या मलाई, अगस्त्या मलाई जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये आपका
2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों में जो है वो नीलगिरी है। ठीक है, अगर हम इनके साथ प्लस कर दें कर्नाटक, इन तीनों में बन जाएगा क्या, इन तीनों क्षेत्रों में यहाँ पर। और ये इन दोनों में सिर्फ ये दोनों अगस्त्यामलाई है तमिलनाडु केरल में, और कर्नाटक अगर मिला दिया जाए तो उसमें चला जाएगा कौन सा, नीलगिरी। नीलगिरी, ठीक है। और इसको जब शामिल किया गया था ये सन 2000 में शामिल हुआ था। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिए, ये सारे नोट डाउन करते चलिए। और आप लोग संख्या बताया कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में कुल कितने हैं वर्तमान समय में, और उन सभी के बारे में नोट डाउन करते चलिए। और आप लोग नोट डाउन कर लेंगे तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो चैनल से जुड़ जाए, और टेलीग्राम चैनल जुड़ कर वहाँ पर सुझाव दीजिए, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस शब्द का हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, पार्थेनियम चर्म रोग, सिलिका सिलिकोसिस रोग, एस्बेस्टस ब्लैकफुट रोग और कैडमियम इटाई रोग। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, पार्थेनियम से आप देखेंगे कि ये आपका गाजर के घास होता है। ठीक है, किसका घास, चलिए हम नीचे लिख देते हैं। इससे आप देखेंगे कि पार्थेनियम, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है गाजर का घास होता है। ये गाजर का घास, ठीक है। पार्थेनियम, इस जो घास होता है उसके परागण से, ठीक है, इसके परागण से चर्म रोग और होता है एक दमा रोग। दमा मतलब खांसी होती है, खांसी आती है। ठीक है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा खांसी आती है। सिलिका सिलिकोसिस होता है। एस्बेस्टस से अगर आप देखें, एस्बेस्टस से जो रोग होता है एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस, ठीक है, एस्बेस्टोसिस रोग होता है। और अगर हम ब्लैक फुट की बात करें, ब्लैक फुट होता है आपका आर्सेनिक से। और ये आप लोगों देखेंगे कि एक धातु है सब, ठीक है, धातु होते हैं इस तरह से। तो आर्सेनिक से होता है ब्लैक फुट। रोग और कैडमियम से इटाई रोग होते हैं, और आप लोगों को ये पता ही होना चाहिए। और इन सब से जो धातु हैं उनसे रोग जो होते हैं उनको आप लोगों को लिखिए और नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि इससे प्रश्न पूछते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बनेगा और मिलान करने के लिए बनेगा, और कोड की सहायता से भी इस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो वैज्ञानिक का नाम दिया है, इसमें बताना है कि कौन है जो ऐसे जेनेटिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। वो है अगर W. वाटसन। ठीक है, W. वाटसन ने पहली बार जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं W. वाटसन। तो यहाँ पर जेनेटिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग, जेनेटिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए। अगर हम जोहानसन की बात करें, और कब, इसको इस तरह से लिख लीजिए, जोहानसन जीन शब्द का पहली बार प्रयोग, जीन शब्द का पहली बार प्रयोग। ठीक है, जोहानसन। अल्टमैन की अगर हम बात करें, अल्टमैन में ने कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, की खोज की। ठीक, फिर इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन की अगर हम बात करें, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्र की खोज की थी। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए कि जेनेटिक्स का प्रयोग शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है आपका डब्ल्यू वाटसन ने किया। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था, जीन्स मान चले कि जो गुणसूत्र से संबंधित होते हैं वो सारे बातें। फिर अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कोशिका में, और रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्र की खोज की थी। ठीक है, इन सारी बातों का आप लोग नोट डाउन करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ रोग का नाम दिया गया है और एक तरफ उनके वाहक का नाम दिया गया है, तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही नहीं है। पायरिया, एंटी अमीबा जिंजीविलिस, क्षय रोग, हीमोफिलिस पर्टुसिस, रेबीज, रैप्डोवायरस, चेचक, वेरियोला वायरस। तो क्षय रोग जो होता है आपका, आप देखेंगे कि यह होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, क्षय रोग। तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 बातों को लिख दे रहे हैं और बाकी चीज़ें हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं। क्षय रोग होता है माइक्रोबैक्टीरियम ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इससे जो क्या प्रभावित होता है, मनुष्य का जो फेफड़ा है, ठीक है, जिसको लंग्स बोला जाता है, फेफड़ा जो है यही प्रभावित होता है। और हीमोफिलिस जो पर्टुसिस है, ठीक है, हीमोफिलिस जो पर्टुसिस है उससे होता है काली खांसी। ठीक है, आप लोगों को इन चारों रोगों में से बताना है कि कौन प्रोटोजोआ से होता है, कौन वायरस होता है, कौन बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। ठीक है, काली खांसी और इसका जो हीमोफिलिस ठीक है, पर्टुसोसिस ठीक है। और इससे जो प्रभावित होता है, आप देखेंगे कि काली खांसी से जो प्रभावित होता है श्वसन तंत्र होता है, सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, श्वसन तंत्र। ठीक है, बाकी ये 3 जो सम्मिलित हैं। और जो इससे प्रभावित होता है, पायरिया से मसूड़ा होता है मनुष्य के जो माउथ में, ठीक है, मुख में वहाँ पर जो मसूड़ा होता है जिसमें दांत रहते हैं, वही प्रभावित होता है। और रैप्डो वायरस से आप देखेंगे कि रेबीज है और इससे क्या होगा, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। और चेचक से होता है संपूर्ण शरीर। ठीक है, इसमें आप देखेंगे चेचक में संपूर्ण शरीर, इसमें क्या होता है कि शरीर पर आप देखेंगे कि लाल दाने चकत्ते पड़ जाते हैं और बहुत तेज़ बुखार आता है। ठीक है, तो ये आपके रोग हैं और उससे का वाहक है और इससे जो संबंधित अंग हैं वो सारी चीज़ें हो गई। और आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि ये किन से होता है, प्रोटोजोआ से होता है या फिर उसके बाद वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है। और उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर अपने सुझाव दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। चलिए हम यहाँ से एक एक मुख्यालयों का नाम बता दे रहे हैं, कौन सा कहाँ पर अवस्थित है। यह का बेंगलुरु में अवस्थित है। तो बेंगलुरु के बारे में, बेंगलोर आप जानते हैं कि कर्नाटक में अवस्थित है, कर्नाटक की शायद राजधानी है यह। ठीक है, बेंगलोर, और बेंगलोर का नाम बदलकर बेंगलुरु किया गया है। ठीक, अगर हम मुंबई की अगर हम बात करें, मुंबई में कौन सा संस्थान है, मुंबई, तो मुंबई में है आपका मझगांव डॉक लिमिटेड, मझगांव डॉक लिमिटेड। यहाँ पर
डाक उस तरह से मत समझिए कि डाक पत्र विभाग है, ये डॉक आपका देखेंगे कि बंदरगाह पोर्ट निर्माण का वहाँ पर कार्य किया जाता है। फिर अगर हैदराबाद की अगर हम बात करें, हैदराबाद में है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, डायनामिक्स लिमिटेड, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। कलकत्ता की अगर हम बात करें, कलकत्ता, और इसमें कलकत्ता का नाम कोलकाता लिख दिया गया है, ठीक है। इस यहाँ पर है गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड, गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए, लिमिटेड, ठीक है। संस्थाओं से और मुख्यालयों से प्रश्न बनते हैं, आप लोगों को याद होने चाहिए, तो आप लोग नोट डाउन करते चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट लक्षण था, ठीक है। कल्याण मंडप, तो कल्याण मंडप होता क्या था, ये आपका विजयनगर साम्राज्य का है कि एक मंडप बनाया जाता था कि एक मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण किया गया और उसके अंदर मंडप बनाया गया और उसके अंदर मूर्ति रखी जाती थी, ठीक है। तो उस परंपरा, उसका जो बनाने का जो निर्माण का रचना है, वो आप देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य का विशिष्ट अभिलक्षण देखने को मिलता है, विशिष्ट लक्षण देखने को मिलता है। यानी कि कल्याण मंडप क्या होता था कि मंदिर है, मंदिर के अंदर एक मंडप बनाकर वहाँ पर मूर्ति स्थापित की जाती थी, फिर उसके बाद उसकी पूजा की जाती थी, ठीक है, ठीक है। यह इसका लक्षण है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? अंबारम में, कांची में, तंजौर में, हम्पी में, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम बता देते हैं कि एक एक मंदिर जो है यहाँ पर कौन कौन से हैं। अंबारम की अगर हम बात करें, वैसे यह मंदिर हम्पी में है, हम्पी में, और हम्पी की विशेषताओं के बारे में भी आपको बता रहे हैं। अंबारम में है आपका पार्वती मंदिर, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अंबारम है, फिर उसके बाद कांचीपुरम है, हम्पी में, तीनों मंदिरों का जो निर्माण करा था वो आपके कृष्णदेवराय ने किया था, ठीक है। पार्वती मंदिर, और पार्वती को आप जानते हैं कि वो कौन है, पार्वती माता, ये शिव की पत्नी के रूप में है, और इसका निर्माण जो करवाया गया है वो कृष्णदेवराय के द्वारा कराया गया है, कृष्णदेवराय। और यह कौन है, तुलु वंश के शासक हैं, ठीक है, विजयनगर में तुलु वंश के शासक। फिर अगर हम कांचीपुरम की अगर बात करें, कांचीपुरम, कांचीपुरम में किसकी मंदिर है? कांचीपुरम में आप देखेंगे कि बदराज और एकम्बरनाथ का मंदिर है, एक बदराज हैं, बदरराज है, ठीक है। सॉरी, इसका नाम थोड़ा सा इस तरह से है, ये आपका बरदराज, बरद राज है, और है एकम्बरनाथ, एकम्बरनाथ का मंदिर, एकम्बरनाथ मंदिर। और इसका भी निर्माण आप देखेंगे कि कृष्णदेवराय ने ही करवाया है। तंजौर की अगर हम बात करें, तंजौर की, तंजौर में है राजराजेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर, येश्वर मंदिर। और यह मंदिर जो है शिव को समर्पित, इसका निर्माण कराया गया था राजराज प्रथम। और ये राजराज प्रथम जो है आप देखेंगे कि ये चोल वंश का शासक है। अगर हम्पी की बात करें, हम्पी में ही है आपका विजय विठल मंदिर, ठीक है, विजय विठल मंदिर, ठीक है। और इसका निर्माण कराया गया था कृष्णदेवराय के द्वारा, कृष्णदेवराय, ठीक है। तो अगर हम्पी के ये विठल मंदिर की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि 56 क्षितिज स्तंभ है, ठीक है,
56 तक्षित स्तंभ हैं और उनसे आप देखेंगे कि संगीतमय स्वर ध्वनि निकलती है उसको बजाने से। तो उस तरह का यह मंदिर है कि इसमें 56 तक्षित संबंध है, अरे स्तंभ है, ठीक है। और हम्पी के जो खंडहर हैं, देखेंगे कि हम्पी के जो खंडहर हैं वह के विजयनगर राज्य की राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। इस तरह के भी प्रश्न बनाए जाते हैं। ये सारे प्रश्न आप लोग नोट डाउन करते चलिए, फैक्ट जो हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था परमार राजाओं का, विजयनगर राजाओं का, वाकाटक राजाओं का, सातवाहन राजाओं का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विजयनगर राजाओं का सायण को आश्रय प्राप्त था। और सायण कौन थे? अब देखेंगे कि कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी के तट पर आप देखेंगे कि हरिहर और बुक्का ने वहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। और हरिहर और बुक्का को देखेंगे कि उनके एक गुरु थे विद्यारण्य करके, उनसे शिक्षा मिली थी। और सायण के नेतृत्व में इन लोगों ने, सायर के मार्गदर्शन में सायण और विद्यारण्य नाम है इनका, ठीक है। विद्यारण्य जो है आपके हरिहर और बुक्का के गुरु थे, विद्यारण्य। ये कौन थे? हरिहर व बुक्का के गुरु, ठीक है, बुक्का के गुरु। और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, के गुरु थे। और सायण और विद्यारण्य से ये प्रभावित होकर इनके निर्देशन में ही इन्होंने कृष्णा नदी की तुंगभद्रा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के तट पर, ठीक है, नदी के तट पर हरिहर और बुक्का ने एक नगर की स्थापना किया जिसे विजयनगर कहा गया। और वहीं से आप देखेंगे कि बहुत सारे राजवंशों की उत्पत्ति होती है। और वही जो है आप देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की नींव वहीं पर रखी गई थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं कि जो वैदिक ग्रंथ है, वेद हो गए, पुराण हो गए, आरण्यक हो गए, उपनिषद, उन पर सायण ने भाष्यकार लिखा था, टीका लिखी थी। इसीलिए इनको देखेंगे कि विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है आप लोगों का आखिरी प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों से आप लोग नोट्स बनाते रहिए। और आप देखेंगे कि 28-29 अक्टूबर को जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जीएस के बहुत सारे प्रश्न जो हैं हम लोगों के जीएस श्रृंखलाओं से फंसे थे। और जो लोग चैनल पर बने हुए हैं, जो लोग हिस्ट्री का देखे हैं, फिर उसके बाद जीएस श्रृंखला देख रहे हैं, और उसके बाद जो पॉलिटिकल साइंस है, फिर उसके बाद हिंदी है, और उसके बाद देखेंगे कि हिंदी ही है लोगों में, और जीएस है। तो वहाँ पर उन सारी जो लेक्चर्स उनका अध्ययन अगर वो लोग किए होंगे तो निश्चित ही है कि वो लोग पेट में अच्छा खासा नंबर लेकर आएंगे। क्योंकि उन सभी चीज़ों से जिस तरह से एक्सप्लेनेशन था, व्याख्या किया गया था, और वहाँ पर आप देखिए कि जिस तरह से उसको लेक्चर बनाया गया है, तो आप लोग वो सारे लेक्चर अगर आप लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो आप लोगों का जो पेट का एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छे से गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आता होगा। तो आप लोग पढ़ाई को अपने सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से करते रहिए, और अपने घर वालों, मम्मी पापा का ख्याल अच्छे से रखिए। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी तरह से, अगली श्रृंखला में शानदार तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।